जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। आज अपनी यात्रा के दूसरे दिन वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में सालाना शिखर वार्ता कर रहे हैं, जहां दोनों देशों के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन नेटवर्क के लिए 98,000 करोड़ रुपए के करार के साथ साथ कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। थोड़ी देर में समझौतों पर दस्तखत और बयान जारी होगा। वार्ता के बाद दोनों प्रधानमंत्री वाराणसी जाएंगे, जहां दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में ये दोनों नेता शामिल होंगे। हैदराबाद हाउस में मुलाकात से पहले शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन ही नहीं बल्कि हाई स्पीड ग्रोथ भी चाहता है। वहीं जापान के पीएम शिंजो अबे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नीतियों को लागू करने में बुलेट ट्रेन जैसी तेजी दिखाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की आर्थिक नीतियां शिनकानसेन हाई स्पीड की तरह सुरक्षित, भरोसेमंद और सबको साथ लेकर चलने वाली हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप हैदराबाद हाउस से देख रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर साझा बयान जारी होगा, सभी को इंतजार है। हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन के बारे में जो बात कही जा रही है, उस पर क्या करार होता है, क्या समझौता होता है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जाने माने टाउन प्लानर आरजी गुप्ता साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के क्षेत्रीय सचिव एलन पाठक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड़गांव से रेलवे बोर्ड के पूर्व इंजीनियरिंग सदस्य आर झरुआर साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली के हैदराबाद हाउस से हमारे सहयोगी प्रणय आपको जानकारियाँ दे रहे हैं। बनारस से मेरे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी साथ में हैं। वासुदेव के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी भी साथ में मौजूद रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और शिव गोपाल मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले वासुदेव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किस तरह की तैयारियां बनारस में हैं, क्योंकि हैदराबाद हाउस की ये जो मीटिंग खत्म होगी उसके बाद सीधे बनारस में आना है प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो अबे को। जी देखिए, बनारस के बारे में एक बात कही जाती है कि बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी है और भारत की जो संस्कृति है उसमें एक बात कही जाती है अतिथि देवो भव। तो ऐसे में जब खास मेहमान बनारस आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, जो कि इस वाराणसी को संसद में इसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो ऐसे में बहुत ही लाजमी है, स्वाभाविक है कि जो तैयारियां हैं वो भी खास हैं। घाटों से लेकर के और जो एयरपोर्ट तक का जो पूरा रास्ता है उसे पूरी तरीके से सजाया गया है। विशेष रूप से खास तौर पर जो दशाश्वमेध घाट है जहां पर गंगा आरती का आयोजन होगा उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है, पूरी तरीके से फूलों से लदा हुआ है। 9 मंच वहां पर बनाए गए हैं जहां पर पुजारी जो गंगा आरती करते हैं वो भव्य आरती करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए एक खास मंच बनाया गया है और वो वही जगह है जहां पर 17 मई 2014 को नरेंद्र मोदी आए थे और खड़े होकर के गंगा आरती दर्शन की। जी, इस वक्त हम देख रहे हैं हैदराबाद। जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास वासुदेव। इस वक्त हम हैदराबाद हाउस में कुछ हलचल भी देख रहे हैं। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय यहाँ पर मौजूद है। प्रणय, क्या चल रहा है, कितनी देर में साझा बयान आ सकता है, क्या बातचीत हुई, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अब से कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर का इंतजार है कि दोनों प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ हैदराबाद हाउस में मीडिया से रूबरू होंगे। डेलीगेशन लेवल टॉक्स खत्म हो गई हैं और अब से कुछ मिनट पहले जो पूरा डेलीगेशन था जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तमाम जो बड़े अधिकारी और मंत्री जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स में जिन्होंने शिरकत की वो यहाँ आ चुके हैं और अब कुछ ही देर में दोनों प्रधानमंत्री यहाँ सामने आएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना है उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। उसके लिए जो है करीब 98,000 करोड़ का जो बजट एलोकेशन है और जो असिस्टेंस है वो जापान देगा और जापानी तकनीक के हिसाब से। और सूत्रों की माने तो जिस तरीके से आज बिजनेस फोरम में दोनों प्रधानमंत्रियों ने बुलेट ट्रेन का उल्लेख किया एक दूसरे के बारे में बातचीत करते समय, उससे माना जा रहा है कि ये जो है परियोजना ये आज अनाउंस हो रही है और ये बड़ी कामयाबी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मोर्चे पर, क्योंकि जिस तरीके से जापान ने भारत के साथ सहयोग और अपनी जो साझेदारी है उसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया है, उस लिहाज से माना जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और इसके आगे जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जापान भारत के हर मोड़ पर सहयोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत के विकास में जापान का विकास है और जापान के विकास में भारत का विकास में दोनों का विकास जो है वो जुड़ा हुआ है। जी, हम अपडेट आपसे लगातार ले रहे हैं। एक बार फिर मैं वासुदेव के पास जा रहा हूं। वासुदेव के साथ वासुदेव, आपके साथ कोई मेहमान भी मौजूद हैं, कुछ खास तैयारियां की गई हैं बनारस में, क्या है वो तैयारियां जानना चाहेंगे।
जी हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी जी हैं और कुलपति तिवारी जी से हम ये बात जानेंगे कि काशी में गंगा आरती और गंगा और काशी जो कि विश्वनाथ मंदिर जहां पर मौजूद है, इन सबके परिप्रेक्ष्य में ये पूरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसका महत्व क्या है। महंत जी, आप सबसे पहले हमें यही बताइए कि गंगा आरती, गंगा की क्या खास अहमियत है काशी में। ऐसा रहा कि भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई काशी और भगवान शंकर ने जो है काशी में जो है पहले माँ गंगा को भेजा ताकि काशी जो है मुक्तिदायिनी बन सके। जापान मजबूत होगा तो भारत के लिए अच्छा है, भारत मजबूत होगा तो जापान के लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी और मेरी बातचीत जब हुई तो हमने एशिया की प्रॉस्पेरिटी पर बात की और दोनों देशों के संबंधों पर बात की। ये बात कही है शिंजो आबे साहब ने, जो अभी इस वक्त बोल रहे हैं। साझा बयान भारत और जापान की तरफ से आ रहा है। इसमें सबसे पहले चेन्नई में बाढ़ के दौरान मारे गए लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाया। दोनों देशों के रिश्तों में बुलेट ट्रेन एक बहुत अहम करार है जो अभी यहाँ पर हैदराबाद हाउस में थोड़ी देर पहले हुआ है और मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। पाठक साहब, हम बुलेट ट्रेन के लिए कितने तैयार हैं, कितना महत्वपूर्ण आप इस कदम को मान रहे हैं आने वाले समय के लिए? क्या हम एक फ्यूचर की तरफ हमने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है? देखिए, जहाँ तक बुलेट ट्रेन के आने की बात है, बुलेट ट्रेन देश के विकास को एक पैमाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का ये मानना है कि देश में जो 125 करोड़ देश की आबादी है, उसके विकास के लिए जो आज आवागमन की आवश्यकताएं केवल 10% आबादी से ज़्यादा के लिए बुलेट ट्रेन नहीं है। इस पूरे देश में अगर देखा जाए, जो आम आवाम है उसके यातायात के साधन मुहैया कराने की दिशा में वही हाई स्पीड, जिसकी हाई स्पीड ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री जी अभी कर रहे थे, तो जो देश की 125 करोड़ जनता है उसमें से अधिकतम 10% से ज़्यादा धनाढ्य लोगों के अलावा इस बुलेट ट्रेन का जो विकास है ये देश के 125 करोड़ जनता के लिए न होकर के केवल 10% के लिए है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का ये कहना है कि देश आज सभी गाड़ियों में इतनी वेटिंग लिस्ट है, छतों पे लोग यात्रा कर रहे हैं, हम आवागमन का साधन नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, डबलिंग और ट्रिपलिंग रेलवे लाइन की होनी है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो देश के विकास में बुलेट ट्रेन आए, सुपर बुलेट ट्रेन हाँ, आए। ये दो बातें हैं पाठक साहब इसमें। क्या आप ये कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन आने के पहले ये सब होना चाहिए, या बुलेट ट्रेन का कोई लेना देना इससे कि मतलब बुलेट ट्रेन ना आए और पहले ये सब हो जाए, या आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन भी आए और ये भी चलता रहे, दोनों साथ में हो तो कुछ अच्छे परिणाम आएंगे? देखिए, जो आपने पूछा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर AIRF का ये मानना है कि जो देश की 90% जनता है, पहले उसके समग्र विकास के लिए, उसके आवागमन के लिए, उसको समय से एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये व्यवस्था पहले होनी चाहिए। बुलेट आए या जेट आए, इससे कोई ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को विरोध नहीं है, लेकिन क्या ये जो बुलेट ट्रेन आएगी, ये जो 98,000 करोड़ का जो भी ये एग्रीमेंट है जो भी जापान से हो रहा है, इसको आखिर रिपे ये पैसा धन वापस तो जाएगा। ठीक है, ये लेकिन थोड़ा गुप्ता साहब की यहाँ पर राय कुछ और है। गुप्ता साहब, बुलेट ट्रेन को आपने जरूरी बताया था जब हम पहले बात कर रहे थे, क्यों जरूरी है? और आपको नहीं लगता कि पाठक साहब जो कंसर्न शो कर रहे हैं उन पर भी विचार हो, या आपको लगता है कि बुलेट ट्रेन एक अलग मसला है और ये अलग बात है? मैं तो हमेशा पर्सपेक्टिव प्लान पर काम बातें करता हूँ, फ्यूचर प्लान से बातें करता हूँ। मैं 10 पॉइंट्स लिख कर आया हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैंने एक अहमदाबाद से बॉम्बे की बात नहीं करी है। 16 सेटलमेंट्स ऐसे हैं जहाँ बुलेट ट्रेन आनी है, और 16 सेटलमेंट आपके दिल्ली भी है, ग्रेटर मुंबई भी है, अहमदाबाद भी है, जयपुर, ये सब हमारे 16 है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आना है। हिंदुस्तान में सब चीज़ पॉसिबल हैं। किसी जमाने में पालम एयरपोर्ट छोटा सा होता था, इस समय आप कम से कम 20 टाइम्स हो चुका, चलने को जगह नहीं मिलती उसका पर भी। हिंदुस्तान में सब चीज़ आनी है, ट्रांसपेरेंसी से आनी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ के लिए बननी है। कम से कम 10 साल का प्लान बनना है कि बुलेट ट्रेन 10 साल में कहाँ कैसे आएंगी, उसमें कैसे कहाँ से आएगा, कहाँ को जाएगा।
नहीं, इससे हम क्या मैसेज दे रहे हैं? बुलेट ट्रेन से हम क्या मैसेज दे रहे ये हैं? आनी चाहिए, एकदम आनी चाहिए, कोई सी वो ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं है, आएगी एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। नहीं, हम क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब इससे हमने कुछ अचीव किया, क्या अचीव किया? वो अचीव किया, जो आदमी आजकल प्लेन में जगह नहीं मिलती, बहुत से आदमी इसमें जाएंगे, ये प्लेन का सब्स्टिट्यूट होगा, अब बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होगा। वो पाठक साहब कह रहे हैं कि ये तो 10% लोग ही है, 90% लोगों का क्या जितने भी हो सब चीज हिंदुस्तान में आएंगी, सबसे ज्यादा स्पीड से आएंगी। यहाँ पे आदमी सब तरह के अच्छे आदमी है, सभी तरह के हैं, तो सबका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हम इसके एक थिंक टैंक बना दें, पहले दिल्ली में बना हुआ था, पहले मैं भी उसका मेंबर था, उसमें आदमी सोचे करें कैसे, बड़े स्पेशल ट्रेन बना, स्पेशल स्टेशन बनाने पड़ेंगे, आपको जो पार्टली कॉमर्शियल भी रखना चाहिए इसके लिए, जिससे पैसा है। तो बुलेट तो बुलेट ट्रेन आनी है, बिल्कुल आनी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जितनी अच्छी स्पीड से आए, जितनी अच्छी प्लानिंग से आए, पॉलिसी प्लानिंग से, वो अच्छी बात है। जरवार साहब, क्या हमने एक कदम आगे फ्यूचर में, भविष्य में रख दिया है इस बुलेट ट्रेन के करार के साथ? मेरे हिसाब से तो ये एक बधाई का और का विषय है कि आज ये एग्रीमेंट सही हो रहे हैं, और निश्चित रूप से एक लीप है, एक आगे बढ़ने की है। हम ये नहीं कहते हैं, जब पाठक जी कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं बनाएंगे तो आप पूरे वर्ल्ड में, संसार में आप कैसे बताएंगे कि भाई हमारी स्थिति अभी क्या है। जिस दिन अहमदाबाद और मुंबई की गाड़ी का आपने काम शुरू किया, उस दिन से आपका नाम आज इस स्तर पर नहीं, किसी ऊंचे स्तर पर लिखा जाएगा। तो आप वो भी तो पाना जरूरी है। जिस दिन आपने चंद्रमा यान का, सॉरी, मंगलयान का जब किया था, उसके बाद और आपका रुतबा क्या हो गया है, एक वो भी जरूरी है। तो ये जरूरी ये नहीं है कि जो पाठक जी कह रहे हैं कि वो तो होना ही चाहिए, उसके बाद ये हो, ये इसमें ही खाली पाठक साहब, आपने 10% से इसको जोड़ा, लेकिन 10% से आगे जरवार साहब जो कह रहे हैं वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम दुनिया में क्या मैसेज देते हैं। तकनीक के लिहाज से हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तकनीक को ला रहे हैं, भारत जापान के संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो इसके मायने सिर्फ सुविधा देने तक या जो परेशानियां हैं उनको दूर करने तक नहीं, उससे आगे भी ये बुलेट ट्रेन का करार जो है वो काफी मैसेजेस देता है। देखिए, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपने हर उसमें एक निश्चित मत व्यक्त करता रहा है, और वो ये है कि इस देश के विकास में, अभी अगर हम आंकड़े देखें जो अमेरिका प्रकाशित करता है कि अरबपतियों की संख्या इतनी बढ़ गई, तो दुनिया में बड़ा नाम हो रहा है, भारत में इतने अरबपति हो गए, लेकिन भारत की आबादी 125 करोड़ से ज़्यादा है। तो वो जो 100 करोड़ रह जाते हैं, 110 करोड़ रह जाते हैं, 115 करोड़ मेरा मानना है, उनके विकास के लिए जब तक योजनाएं साइमल्टेनियस चलें, समग्र विकास की हम बात करें, हम केवल बुलेट ट्रेन, हमने पहले भी कहा कि बुलेट ट्रेन नहीं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सुपर बुलेट ट्रेन और जेट, उससे भी ज्यादा की देश के विकास। चलिए इस पर हम बातचीत करते हैं। एक बार फिर जो ये सीधी तस्वीरें हैं हैदराबाद हाउस की, मैं जरा दर्शकों को इनके बारे में बता दूं। अभी अभी भारत और जापान दोनों ने एक साझा बयान जारी किया है। इससे पहले बहुत महत्वपूर्ण मसलों पर करार हुए हैं, जिनमें न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ है, बुलेट ट्रेन को लेकर करार हुआ है, और सामरिक महत्व का, रक्षा के मसले पर भी एक महत्वपूर्ण करार भारत और जापान के बीच में हुआ है। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने साझा बयान यहां पर जारी किया। इस साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में ये करार किए गए हैं। उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल इस्तेमाल की बात कही और साथ ही साथ रक्षा मसलों पर जो करार हुआ है उस पर भी कहा है कि ये दोनों देशों की सुरक्षा के मद्देनजर, शक्ति को बढ़ाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण करार रहने वाला है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने चेन्नई बाढ़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू की और उनका कहना था कि जब जापान मजबूत होगा तो ये भारत की बेहतरी के लिए अच्छा है और भारत मजबूत होगा तो ये जापान के लिए अच्छा है, और ऐसे में दोनों देशों को एक दूसरे को मजबूत करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और ये एशिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक बहुत ही अहम मुलाकात, ये एक बहुत ही अहम यात्रा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की मानी जा रही है। मेरे सहयोगी प्रणय आपको ज्यादा जानकारी देंगे। प्रणय, हमने सुना दोनों देशों के नेताओं को, हम ये जो करार हुए हैं खासतौर पर चाहे सामरिक महत्व का हो चाहे बुलेट ट्रेन का हो, इन करार के बारे में जानना चाहेंगे।
देखिए, ये बहुत व्यापक और बहुत बड़े पैमाने का जो कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी कोऑपरेशन हुआ है और काफ़ी जिसे कहा जाए व्यापक सहयोग है ये, क्योंकि बुलेट ट्रेन से लेकर न्यूक्लियर एग्रीमेंट और उसके बाद डिफेंस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट्स का निर्माण, इन सारी दृष्टि से देखा जाए तो भारत और जापान ने, जिस तरह से शिंजो आबे ने कहा कि ये भारत और जापान के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत करता है। न्यूक्लियर एनर्जी का कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान ऐसे किसी भी देश के साथ, ये दुनिया में अपने आप का अपने तरह का अनोखा एक्सेप्शन है, क्योंकि पहली बार जापान किसी नॉन सीटीपीटी साइन किए हुए मुल्क या एनपीटी, जिस पर भारत ने साइन नहीं किया है क्योंकि भारत इसे सही नहीं मानता है, लेकिन उसके बावजूद जापान ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो भारत के साथ साइन किया है। तो ये पहली बार इस तरह का मौका है। हाई स्पीड रेल की परियोजना को काफी महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच का स्ट्रेच, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ये जो स्ट्रेच है इसे आइडेंटिफाई किया गया और शिनकानसेन रेल जो है वो इसके ऊपर जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। और इसके अलावा वाराणसी में एक नया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाने के लिए जापान मदद करेगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल इस्तेमाल पे एग्रीमेंट हुआ है, प्रणय थोड़ा इसको समझना चाहेंगे। देखिए, न्यूक्लियर एग्रीमेंट भारत जो है, भारत ने कई मुल्कों के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया है, लेकिन जापान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था उसे भी ऑपरेशनलाइज इसलिए नहीं किया जा पा रहा था क्योंकि जो हिताची जी और हिताची के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें हिताची जापानीज कंपनी है। जापानीज कंपनी जो है, जब तक कि जापान के साथ आपका न्यूक्लियर कोऑपरेशन नहीं होता, इसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल था। तो भारत के साथ, भारत का जितना न्यूक्लियर कोऑपरेशन है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने की जो परियोजना है, उसके लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जापान, हालांकि फुकुशिमा के बाद जापान काफी एप्रीहेंसिव था क्योंकि जापान में न्यूक्लियर हादसा हुआ था। जापान जो है ऐसे किसी मुल्क के साथ जो सीटीबीटी या एनपीटी में जिसने दस्तखत नहीं किए हों उसके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करता है। लेकिन इस तरह से भारत ने जिस तरीके का कमिटमेंट दिखाया है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिस तरीके की जवाबदेही भारत अब तक दिखाता रहा है, जिसका उल्लेख शिंजो आबे ने खुद किया, उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत जो है शांतिपूर्ण टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ेगा और इसमें इसलिए हम भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स को लेकर जो करार हुआ उसमें कोई कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, क्या ये हथियारों पर भी लागू होगा या इक्विपमेंट्स, इसकी क्या परिभाषा है? जी हाँ, एक U2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है जिसकी डील को लेकर भारत और जापान के बीच में बातचीत चल रही है। ये एम्फीबियस एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए बहुत जरूरी है और इसको लेके जो इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके, और इनफैक्ट ये केवल एक बिजनेस या एक डिफेंस डील तक सीमित नहीं है। अब जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट दरअसल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के तहत भारत और जापान जो है को प्रोडक्शन कर सकें डिफेंस इक्विपमेंट का, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। बुलेट ट्रेन की समय सीमा या इस तरह की कुछ बातें, क्या इस करार में ऐसा कुछ मेंशन हुआ है प्रणय? देखिए, अभी इसके फाइनल डिटेल्स आना बाकी हैं कि कब तक ये परियोजना लागू होगी, किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी। लेकिन इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट के जरिए, क्योंकि जब समिट लेवल पर मीटिंग होती है और प्रिंसिपल्स जब बात करते हैं तो वो एक व्यापक दायरे में बात करते हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इसका ऐलान किया, उन्होंने स्ट्रेच भी आइडेंटिफाई किया कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में शिनकानसेन जो रेल है, जो टेक्नोलॉजी पार्टनर होगा इंडियन रेलवे के साथ, वो इसे इंप्लीमेंट करेगा। जो फाइनल डिटेल्स हैं वो बाद में आएंगे कि दरअसल क्या मॉडल होगा, किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहला स्ट्रेच कैसे तैयार होगा, तो वो सब फाइनल डिटेल्स बाद में आएंगे। लेकिन ये बड़ी चीज है कि ये एग्रीमेंट अनाउंस हो गया। आप बने रहे प्रणय हमारे साथ। पाठक साहब, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बात सिर्फ यहां तक नहीं है कि हम क्या सुविधाएं दे रहे हैं और क्या कमियां हैं। कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, उसके साथ में जब जापान के साथ एग्रीमेंट की बात होती है तो एक तकनीक आती है। तो क्योंकि हम जापान से बात कर रहे थे, इसीलिए हमने इस महत्वपूर्ण तकनीक पर भी बात की। क्या ये नहीं लगता कि ये संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से, एक तकनीक को अपने देश में लाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है? निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी बाहर से आए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो, इंडियन रेलवेज और इंडियन रेलवेज के कर्मचारी पूरी तरह सक्षम हैं। हमने स्टीम लोको, फिर डीजल इंजन लोको, फिर इलेक्ट्रिक लोको, फिर हाई स्पीड लोको, अभी बात हो रही थी मेट्रो रेल जो देश में आई, विभिन्न देशों की टेक्नोलॉजी को इसी देश के कर्मचारी बहुत अच्छे ढंग से उसको संचालित कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल रूप में चल रही है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो, इसमें हमारा स्वागत है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का सिर्फ यही एक मानना है कि देश के समग्र विकास की आवश्यकता है। केवल बुलेट ट्रेन हम कुछ एरिया में, कुछ मेट्रो सिटीज में चलाकर दुनिया को ये दिखाएं कि अब भारत बहुत विकसित देश हो गया है और 1 अरब 20 करोड़ आबादी जो
जिसके आवागमन की सुविधाओं का जो आज जो स्थिति है देश की आबादी इतनी अधिक होने के नाते हम उस क्षेत्र को तो ये जो हमारी ये सिर्फ दिखावा ना होकर ये एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस पर जरवार साहब, गुप्ता साहब क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनेंगे। आप सभी लोगों से बातचीत जारी है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। इस महत्वपूर्ण खबर पर हम बने हुए हैं। भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। इन समझौतों की डिटेल्स और इस बातचीत के साथ दोबारा लौटते हैं।